38वें राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू। मशाल यात्रा को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त। एक्शन मोड में सीएम धामी। सीएम ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के दिए निर्देश। रील्स नहीं बना सकेंगे सरकारी कर्मचारी। जल्द लागू होगी सोशल मीडिया पॉलिसी। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी पारा हाई। आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस का बवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया बयान। कहा कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया हार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के फेरूपुर में ग्रामीण कल्याण समिति द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 22 गांव के 700 जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित किए। मंत्री ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना एक नेक कार्य है जो मन को संतुष्टि देता है और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बल मिलता है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीण ने इस मदद के लिए समिति और मंत्री का आभार व्यक्त किया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करना और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ग्रामीण कल्याण समिति का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कंबल बांटे। आपको बताते चले उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो आगे भी किए जाएंगे। और देखिए ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे कि कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है यहाँ पर आयोजन किया गया है और यहाँ पर कंबल जो है वो वितरित किए गए हैं, बांटे गए हैं और ग्रामीण कल्याण समिति ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और कृषि मंत्री ने कंबल जो है वो वितरित किए। यहाँ कार्यक्रम भी किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर मंत्री जो है यहाँ कार्यक्रम में वो आए और कंबल जो है वो वितरित किए। उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि आगे भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों और समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की है। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और जिसके बाद तमाम जो नेता हैं वो शोक यहां पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। प्रदेश अध्यक्ष ने एक्स पर मनमोहन सिंह की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भारत ने आज एक महान अर्थशास्त्री, दूरदर्शी नेता और सादगी की मिसाल खो दी है। मनमोहन सिंह का योगदान हमारे देश की आर्थिक मजबूती और लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोने में अमूल्य है और उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे सर। आपकी विरासत हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, जिसके बाद अब करण माहरा जो है उन्होंने भी दुख जताया। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा और उन्होंने फोटो शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक युग का अंत हो गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय शोक रहेगा। आपको ये भी जानकारी देते चले कि उत्तराखंड में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ रहेगा। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहने वाला है। मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीते गुरुवार रात निधन हो गया और दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वही कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और आप देखिए, लगातार मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं लगातार उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब उत्तराखंड में राष्ट्रीय शोक यहाँ पर रहेगा और 7 दिन का ये राष्ट्रीय शोक जो है रहेगा और साथ ही साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और जो ध्वज है वो झुका रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से ऋषिकेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको ये बताते चले कि बाहरी सहतिति और योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए ऋषिकेश को विकास कार्यों के लिए मिलेंगे। इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है, जिसके तहत पीएम ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। इससे योग और नगरी का विकास किया जाएगा। मंत्री ने परियोजना के तहत होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए सुनवाते हैं आपको भी। देखिए, हमारा ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेजी से बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे अन्य डेवलपमेंट होंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तिथि यानी कि जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी निर्धारित की गई है। आपको ये भी बताते चले कि राज्य में 23 जनवरी 2025 को मतदान होने वाला है, जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। आपको ये भी बताते चले कि काशीपुर के पॉलिटेक्निक परिसर में अधिकारियों ने दौरा किया और तैयारियों का जायजा भी लिया है। निरीक्षण के दौरान बनने वाले वोटिंग रूम, नामांकन पर्चा बिक्री केंद्र और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों ने संबंधित टीमों को तैयारियों को और तेज करने के भी आदेश दे दिए हैं। तो यहाँ निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। 25 जनवरी को मतगणना पॉलिटेक्निक परिसर में अधिकारियों का दौरा होगा। अधिकारियों ने टीमों को यहां पर निर्देश भी दिए हैं और तमाम जो यहां पार्टियां हैं इस चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं और पूरी तरह से तैयारियों में जो तमाम पार्टियां हैं वो जुट गई हैं। कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हो चुका है और दिनांक 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। ये 30 तारीख तक अनवरत चलते रहेगा और उसके बाद 30 और 1 जनवरी 2025 को उसके समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी और 2 तारीख को उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का भी आयोजन होना है। इसको लेकर खेल विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है।
देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने विभाग के सभी कार्यों को एक सप्ताह के अंदर दुरुस्त कर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग, पेयजल, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस सहित तमाम विभाग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी विभागों को कहा है कि व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए, नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रही है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। और इसमें जो नंबर ऑफ गेम्स, लार्जर रेजिडेंस टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएशंस और हमारे स्पेक्टेटर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, वो राजधानी में ही बड़े स्केल पे रहेगा। तो इसी के दृष्टिगत हमारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, विद्युत, जल संस्थान, पुलिस, ट्रैफिक, हमारे पीडब्ल्यूडी, राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो रही है। नगर निगम क्षेत्र के नामांकन नगर निगम कैंपस में किए जाएंगे। इसके लिए बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वार्डों को विभाजित किया गया है और वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल और सहायक स्टाफ की तैनाती की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला है, जहां नगर निगम कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 27 दिसंबर को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन के लिए उनकी तरफ से कि ये बड़ा फैसला जो है ये घोषित किया गया है। नगर निगम क्षेत्र के जो नामांकन हैं सभी वो यहाँ नगर निगम कैंपस में ही होंगे। उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बैरिकेडिंग से सब आप देख रहे हैं पूरे एरिया में कर दी गई है। कक्षवार वार्ड 15-15 वार्ड्स डिवाइडेड हैं और उसके ऊपर एक जो भी आरओ हैं कंसर्निंग उनके द्वारा नामांकन यहाँ पर रिसीव किए जाएंगे। उसी के क्रम में पर्याप्त जो तैयारी है और तैनातियां कर दी गई हैं सिक्योरिटी की और पर्सनल की। एआरओ, आरओ उनके सभी पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2024 का शुभारंभ हो गया। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल और एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसडीएम सदर हरगिरी ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ और मोमेंट देकर स्वागत किया है। मौके पर मसूरी फूड फेस्टिवल का भी जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा शुभारंभ किया गया। उनके द्वारा माल रोड पर स्थापित विभिन्न फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। वहीं पहाड़ी उत्पादों से तैयार व्यंजनों का आनंद लिया गया। जिलाधिकारी ने मसूरी माल रोड और संचालित होने वाली गोल्फ कोर्ट और पोस्टल सेवा और नगर पालिका द्वारा संचालित होने वाली नगर बस सेवा, हाइड्रेंक और ट्रक को भी यहां हरी झंडी देकर रवाना किया गया। तो विंटर लाइन कार्निवल का यहां शुभारंभ हो गया है। डीएम और एसएसपी ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही डीएम ने फूड स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है और साथ ही साथ विंटर लाइन कार्निवल का यहां डीएम और एसपी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर तो नॉर्मल स्थिति रहती है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है देखिए जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, खासकर विंटर कार्निवल है, नया साल है, तो टूरिस्ट अचानक से जब आते हैं, वीकेंड लंबे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है उसमें यहाँ पार्किंग की शॉर्टेज पड़ जाती है। इसको देखते हुए नई पार्किंग क्रिएट की गई है और शटल सर्विस भी शुरू की गई, जहाँ मुझे लगता है इससे काफी फायदा होगा। और नीचे भी हमने पार्किंग बनाई है, जहाँ पर अगर यात्री आना चाह रहे हैं और यहाँ पर पार्किंग फुल है तो लोग वापस चले जाते हैं कि वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, जाम लगेगा, तो नीचे भी उनको शटल सर्विस दी गई है। तो कोशिश है इस बार कि कुछ व्यवस्थाएं दी जाए
और इसको देखा जाएगा अगर इससे फर्क पड़ रहा है और भी हम ऐसे पार्किंग से चिन्हित करके उसको शुरुआत करें। बाकी जैसा अभी एक ही अपील रहती है कि यहाँ टूरिस्ट है मोस्ट वेलकम, उनका सभी टूरिस्ट आए यहाँ पर, सभी का वेलकम है। कार्निवल का उद्देश्य यही है कि जो हमारा ब्रांड है मसूरी हिल स्टेशन का, उसको एनहांस किया जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारियां भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हमारा मोटो है, और जो यहाँ का कल्चर है, इकोलॉजी है, उसका भी ध्यान रखा जाए हमारे स्थानिकों द्वारा भी और पर्यटकों द्वारा भी। साथ ही जो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कानून व्यवस्था है, उनका भी उनको पालन करना आवश्यक है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से होना है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार और लोगों को अधिक से अधिक खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मशाल यात्रा निकाली गई। सीएम धामी ने हल्द्वानी में मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का सौभाग्य जो है वो उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की शुभारंभ देहरादून में होगा और इसमें देश की कई जानी मानी हस्तियां जो हैं वो भी शामिल होंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में करीब 10,000 से अधिक खिलाड़ी जो है वो भाग लेंगे। ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। 28 जनवरी से इस आयोजन का आगाज होगा और जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मशाल यात्रा निकाली गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये एक सराहनीय पहल है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे प्रदेश को काफी फायदा भी होगा। मैं सबसे पहले तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसकी मेजबानी जो हमारे राज्य को मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और ओलंपिक्स की अध्यक्ष पीटी उषा जी का भी धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी है, खेल की गतिविधियाँ होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल, राष्ट्रीय खेल, हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हमारे नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। नैनीताल बस हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती बस हादसे के घायलों का हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से बात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक और घायल परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है। घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूरत पड़ने पर घायलों को एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। और इसके अलावा सीएम धामी ने बताया कि पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जाए और ड्राइवरों का लाइसेंस जो है वो जरूर चेक किया जाए। देखिए, सभी घायलों को जो जरूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और जिनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है या जिनको ले जाया जा रहा है, यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। दरअसल ये निर्देश सरकारी अफसर और कर्मचारियों के द्वारा कई बार की गई विवादित पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज की वजह से दिए गए। सोशल मीडिया पॉलिसी जनवरी महीने में लागू हो जाएगी और कई बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी राज्य के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इससे कई बार सरकारी कामकाज और कार्यों पर इसका सीधा असर पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार चाहती है कि कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता बनाई जाए, जिसमें सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं और कामकाज से जुड़े मैसेज और पोस्ट तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पर एक साफ निर्देश दिया है कि एक पॉलिसी बनाई जाए, जिसको सोशल मीडिया को लेकर ये पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। और ये भी आशंका जो जताई जा रही है कि ये पॉलिसी जनवरी में लागू होगी। सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि रील्स नहीं बना सकेंगे कर्मचारी, क्योंकि इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसी जो विवादित बयान जो है वो भी सामने आते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ठोस कदम जो है उठाया है और उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी बनाई जाए और इसको जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू की जाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके निधन पर उत्तराखंड शासन ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का आदेश जारी किया है। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के चलते राज्य में 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब यहां पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसको लेकर जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां केंद्र सरकार की बाहरी साहित्यिक योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए ऋषि नगरी का विकास होगा, जिसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस बारे में क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ रुपए यहाँ पर 1800 करोड़ रुपए की जो सौगात है उन्होंने दी है। ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेजी से बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे अन्य डेवलपमेंट होंगे और स्वाभाविक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।